तो हेलो मेरे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं हमारे चैनल तीव्र विजन फाउंडेशन क्लास में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है आशु अग्रवाल। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था। और आज हम लोग अपने लाइफ में सीएस एग्जीक्यूटिव का भैया एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। भैया जर्नी तो बहुत देख के छोटा सा लग रहा है कि भैया 9-10 चैप्टर है, लेकिन ट्रस्ट मी ये 9-10 चैप्टर आपको मतलब पूरे जन्नत का एहसास दिलाएगा अगर आप इसको एकदम दिल से अगर आप लोग समझने का कोशिश करोगे कि भैया 9-10 चैप्टर में हम लोग बहुत सारा चीज सीखेंगे। बहुत टाइम हम लोग को ऐसा फील आएगा कि नहीं भैया अब और नहीं हो रहा है, अब भैया और दिक्कत हो जा रहा है और माइंड में समझ नहीं आ रहा। लेकिन भैया हम लोग को हार नहीं मानना है। हम लोगों ने वादा किया है पेपर में पास होने के लिए चाहिए 40 नंबर। भैया हम लोग को 40 नंबर सिर्फ 60 नंबर के अकाउंट्स के पोर्शन में ही ले आना है। हम लोग को एफएम के भरोसे रहना ही नहीं है। ट्रस्ट मी आप लोग साथ में रहिए। और ये चीज कैसे पॉसिबल होगा ये मेरा काम है आपको प्रूफ कराना। बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए। तो भैया जैसा कि मैंने बोला था कि पहले हम लोग 6 से 7 लेक्चर भैया चैप्टर 1 का खाली इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पे भैया ध्यान देंगे, क्योंकि भैया बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता। आप लोग अगर चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप लोग खाली एग्जाम में स्कोरिंग करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो भैया। हम लोग प्रोफेशनल का पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग इस तरह पढ़ेंगे कि भैया साथ ही साथ मेरे ये फ्यूचर में काम आए, इसलिए पढ़ेंगे ना भैया। और भैया जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला चैप्टर है भैया, ये इतना पावरफुल चैप्टर है। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आप आने वाला 8 चैप्टर में एक्सेप्ट रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर छोड़ के भैया, ट्रस्ट मी, आप 8 चैप्टर में आपको ये डाउट लगा रहेगा कि भैया कोई चीज डेबिट क्यों हो रहा है, कोई चीज क्रेडिट क्यों हो रहा है। क्योंकि भैया आपने तो जर्नल अच्छे से सीखा ही नहीं। आपको जब जर्नल दिया गया है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में और आप तो खाली थ्योरी की तरह रट्टाफिकेशन मार के आप एग्जाम में चल जाते हो, तो भैया इससे आपको कुछ अकाउंट समझ नहीं आएगा। हो सकता है कि देखो ऐसे तो एग्जाम पास करना मुश्किल हो जाएगा, मैं झूठ क्यों बोलूं। हो सकता है आपने एग्जाम पास कर लिया एफएम उफएम की मदद से, लेकिन भैया फ्यूचर में जब आप एक कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी बन के रिप्रेजेंट करोगे तो भैया आपके कैरियर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाएगा कि आपको तो अच्छा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना ही नहीं आता। क्योंकि भैया जब एक यूजर को बोला जाता है ना कि अकाउंटिंग उनको समझ आना चाहिए जो एडुकुएट अकाउंटिंग का नॉलेज रखते हो, तो भैया उसमें एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपका भी नाम आता है कि आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है। लेकिन भैया आप तो डेबिट क्रेडिट कुछ जानते ही नहीं हो। आप तो कुछ जानते ही नहीं हो। तो भैया इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में हमारा ये चैप्टर 1 नंबर पेज से शुरू हो रहा है। और भैया कितने नंबर पेज पे खत्म हो रहा है भैया हमारा चैप्टर, भाई मेरे हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है पेज नंबर 24 में। तो भैया इसका मतलब ये नहीं कि ये 24 पेज हम लोग को पढ़ना है। 24 पेज को हम लोग 7 से 8 क्लास अच्छे से समझेंगे भैया। एक एक थ्योरी पढ़ेंगे, एक एक का बढ़िया से सम सॉल्व करेंगे। सम सॉल्व हो जाने के बाद हम लोग आंसू भैया को मैसेज करेंगे कि भैया मेरे को आप टेस्ट पेपर दे दीजिए, मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराऊंगा। कंडक्ट कराने के बाद आपका मैं इवेल्युएशन करूंगा कि आपने कितना प्रिपेयर किया चैप्टर 1। अगर ये 24 पेज आप एकदम अच्छे से थ्योरी जान जाते हो, आप हर एक चीज का मतलब जान जाते हो कि कोई चीज डेबिट होता है कि क्यों क्रेडिट होता है, और भैया आप टेस्ट में आउटस्टैंडिंग स्कोर कर लेते हो, देन मैं बोलूंगा कि आप ये सब्जेक्ट के लिए रेडी हो। आगे वाला 9 चैप्टर आने वाला आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप सिर्फ ये 24 पेज मेरा कहा हुआ बात मानते हो तो मैं बोलूंगा कि आगे में जो आने वाला 9 चैप्टर है आपको उसमें जरा सा भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग एकदम फ्रीली आप लोग 9 चैप्टर आगे का आराम से हैंडल कर लोगे। बस आपको इतना सा काम करना है, समझे। ठीक है। तो देखो आज हम लोग चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो पोर्शन है। हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, हम लोग का चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हेडिंग तो दे देते हैं। कॉपी में हम लोग गणेश जी महाराज का नाम लेके हम लोग शुरू करते थे ना, तो भैया ये भी मेरा कॉपी है। हम लोग नाम देके शुरू कर देते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग आराम से हम लोग 8 क्लास करेंगे भैया। अभी एग्जाम हमारा दिसंबर में है। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि आप लोग का मैं अगस्त में सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। अगस्त एंड भी नहीं करूंगा, अगस्त के दिसंबर मतलब मिड में ही, और 10 से 15 अगस्त के बीच में आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस अब आप लोग का काम है ये, आप लोग को टेंशन फ्री रहना। ये मेरा काम है कि मैं किस तरह कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन डिटेल में कंप्लीट कराऊंगा। चाहे मुझे हफ्ता का 10 लेक्चर क्यों ना डालना पड़े, मैं डिटेल में लेक्चर कराऊंगा। बस ये हमारा कोई मैराथन सीरीज नहीं चल रहा है। जब मैं बात कर रहा हूँ तीव्र शक्ति सीरीज, तो हमारा ये
हम लोग का पढ़ाई के साथ साथ ये नाम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि हम मैंने क्यों इसका नाम तीव्र शक्ति रखा, क्योंकि भैया तीव्र तो हमारा चैनल तीव्र विजन से है। अब भैया शक्ति, ये आप लोग का अकाउंट से एक ऐसा शक्ति बन जाएगा ना कि आप लोग को ग्रुप पास करने में कितना इजी हो जाएगा। इमेजिन कर रहे हो बहुत सारे बच्चे कितना क्या एज्यूम करते हैं कि 200 लाना तो कितना टफ काम है, 200 लाना टफ काम है। जबकि मैं क्या बोलता हूँ, आपका एक पेपर है जीआईजीएल, आपका एक पेपर है एसबीआईएल, आपका एक पेपर है कंपनी लॉ, आपका एक पेपर है सीएएफएम। अगर आप लोग मेरा बात सुन के मेरे साथ चलते हो, नो डाउट 65 से 70 नंबर हम सीएएफएम में आराम से स्कोर कर पाएंगे। मिनिमम टू मिनिमम स्कोर करने वाले 90 भी करेंगे, 95 भी करेंगे, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 65 से 70 नंबर तो हर बच्चे स्कोर कर पाएंगे। आपको लाना है 200। अगर आप एक पेपर में ही 65 नंबर ले आते हो सिर्फ मेरा बात सुन के, तो अगर आप बचा 3 पेपर में आप मिनिमम मिनिमम 45 भी करके लाओगे तो आपका 200 नंबर यूं बन गया। कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट एक कॉमन कैलकुलेशन है कि आपको अपना एक पेपर को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो एक पेपर आपका एग्जामिशन टच कर जाए। बाकी पेपर में अगर आप जस्ट पास पास भी हो गए, आपका 200 ऑटोमेटिक बन जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लो, 3 पेपर में 45 है, एक पेपर में 65 है, 200 बन गया। समझे? यही मेरा फॉर्मेट रहा है एग्जाम में पढ़ने का। आप लोग का मुझे नहीं पता आप लोग का क्या है, आप लोग बस खाली अगर हवा में तीर मारोगे कि भैया पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों नहीं पास होते, इस तरह भाई मेरे पढ़ाई नहीं होगा। आप पढ़ रहे हो तो आपको एकदम डिटेल्ड में पढ़ना होगा। आपको अपना एक ना एक सब्जेक्ट को आपको अपना टारगेट बनाना होगा कि भैया वो एक सब्जेक्ट में मैं 60 65 ले आऊँ, बचा कुछ इस सब्जेक्ट में मैं अगर जस्ट पास टू पास भी हूँ तो हम लोग पास आराम से हो जाएंगे। मतलब मुझे क्या लगता है, अगर आप लोग का अप्रोच सही रहा तो फेल तो एक बच्चा नहीं होगा, फेल आराम से सब बच्चे पास हो जाएंगे। बस आप लोग का डायरेक्शन सही होना चाहिए, रास्ता सही होना चाहिए। अगर आप लोग को अपना कोई स्टडी प्लानर में दिक्कत आ रहा है कि किस तरह स्टडी करें, मुझे ये समझ नहीं आता, आप उसके लिए भी मुझे इंडिविजुअली आप मेरे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। मेरे से जितना होगा मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। बस अब ये आपका काम है कि आपको मेरे लिए रिजल्ट प्रूफ करके देना। बस मैं आपसे इतना सा रिटर्न चाहता हूँ, ठीक है? अब चलिए, अब बिना बात किए अब आगे का शुरू करते हैं। ये चैप्टर का अगर मैं इंट्रोडक्शन बता दूं, तो ये चैप्टर में ये जो सिंगल एंट्री डबल एंट्री है, देखो ये चैप्टर हमारा मेन यहाँ से शुरू होगा। यहाँ तक हम लोग का बस थ्योरी चलेगा। आज हम लोग कोशिश करेंगे थ्योरी का पोर्शन करने का। फिर हम लोग का सम्स वाला टॉपिक है, सम्स वाला है, सम्स वाला है, सम्स वाला है भैया, मतलब हम लोग का थ्योरी चलेगा। 7 8 क्लास आराम से करेंगे, मिनिमम मिनिमम 6 क्लास तो अपने को करना ही है। उसके ऊपर जितना क्लास लगेगा हम लोग करेंगे, हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं है। बस हम लोग का ये है कि चैप्टर 1 जितना हो सके हम लोग एकदम डीप में पढ़ेंगे, ठीक है? अब एक बात बताइए, शुरू करते हैं। हम लोग का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मतलब अभी हम लोग का इंट्रोडक्शन चलेगा कि क्यों अकाउंटिंग है, क्या अकाउंटिंग है, क्या डेफिनेशन है, हम लोग ये करेंगे। मैटर नहीं करता आप लोग 11 में क्या पढ़े हो, 12 में क्या पढ़े हो बहुत अच्छा बात है, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं। पढ़े हो तो भैया रिवीजन कर लीजिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को एक बार और सीखने को मिलेगा। हो सकता है पढ़ाते पढ़ाते मैं कोई मीनिंग गलत बोल दूं, अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो आप लोग इंस्टेंट कमेंट कीजिए कि नहीं ये चीज गलत है, ये चीज ऐसा होना चाहिए। मुझे भी सीखने को मिलेगा, आपको तो सीखने मिलेगा ही, ठीक है? जो पढ़ के आए हैं आप प्लीज एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। जो नहीं पढ़ के आए हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भगवान ने आपको एक बार और सीखने का, यूनिवर्स ने आपको एक बार और अकाउंट सीखने का मौका दिया है। अगर आप अब भी नहीं पढ़ोगे, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोलता है क्या कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, हमारा क्या बोल रहा है, हम लोग सबसे पहले ये सीख रहे हैं कि आप बिजनेस कर रहे हो। आप पहले ये बताइए आप बिजनेस किस किस फॉर्म में कर सकते हो। ये हम लोग बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं कर सकते, ये तो हमारा एसबीआईएल के थ्योरी में भी हम लोग पढ़ते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, आप अकेले बिजनेस कर सकते हो। आपने एक अकेला दुकान इंकॉर्पोरेट कर लिया, आप एक अकेला स्टोर चला रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आप कोई लॉ में रजिस्टर्ड नहीं होते, है ना? सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसको हम लोग सोल ट्रेडर भी बोलते हैं भैया। जब बात करते हैं ट्रेडर का, ट्रेडर मतलब कि जो परचेस करता है सेल करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जो सोल ट्रेडर है, अकेला मालिक है, कोई डिसीजन मेकिंग वाला नहीं है, वो अकेला डिसीजन मेकिंग है। कोई कंप्लायंस उसके ऊपर नहीं आता क्योंकि वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होता एज सच, क्योंकि हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने का कोई एक्ट नहीं है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज ओन्ड बाई 1 पर्सन, एक पर्सन खाली ओन करता है और वो ऑपरेट करता है अपने बेनिफिट के लिए। जो भी उसका एसेट है वो उसी का होता है, जो भी एसेट है वो उसी का होता है, कोई का एसेट नहीं होता। जबकि अगर आप कंपनी में इंकॉर्पोरेट कर रहे हो तो कंपनी का एसेट मीन्स कंपनी का एसेट, ना कि उसके ओनर का एसेट। भैया कंपनी में तो एसेट उसके ओनर नहीं लगाया, मान रहा हूँ ओनर ने लगाया,
लेकिन वो ओनर का एसेट नहीं है, ओनर अलग कंपनी अलग, आपको मैं ये कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। बट अभी हम लोग ये सीख रहे हैं कि पहले आप ये सीखो कि बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, बिजनेस के बाद फिर हम लोग अकाउंटिंग में आते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला बिजनेस का फॉर्म क्या रहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। आज गली के बाहर निकलते हैं पुचके पुचका वाले भैया, जो मेरी बहनें लोग बहुत पसंद करती है पुचके वाले भैया को। तो पुचका वाला भैया सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा है, उसका जब मर्जी वो आएगा, जब मर्जी वो नहीं आएगा, पुचका का गाड़ी उसके नाम पे, है ना। जो किराना का दुकान होता है ना, मोदी खाना वाला दुकान, वो कौन सा बिजनेस रन कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस रन कर रहा है। ठीक है। फिर एक हम लोग का एक फॉर्म होता है पार्टनरशिप। अगर आप अकेले बिजनेस नहीं कर पाते हो तो आजकल बहुत ही मॉडर्न जमाना चल गया है कि दो लोग साथ में आएंगे, कुछ रुपए ये लगाएंगे, कुछ रुपए ये लगाएंगे, दो लोग मिलकर क्या शुरू कर लेंगे, पार्टनरशिप शुरू कर लेंगे। होता है ना ऐसा, दो लोग मिलकर क्या शुरू कर लेंगे, पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रॉफिट कमाया तो दोनों का प्रॉफिट, लॉस कमाया तो दोनों का लॉस। मतलब आपसी में दोनों लोग क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, एग्रीमेंट बनाने के बाद दोनों ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट हुआ तो मेरा प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हुआ तो दोनों में बटेगा, लॉस हुआ तो दोनों में बटेगा। और भैया इसमें हमारा जो एसेट रहता है, एसेट भी पार्टनरशिप के नाम पे नहीं रहता है, एसेट भी पार्टनर्स लोग के नाम पे रहता है। क्योंकि पार्टनरशिप को गवर्न करने वाला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये राइट देता है कि जो भी एसेट है वो पार्टनर के नाम का एसेट रहेगा। ठीक है। अ पार्टनरशिप इज बिजनेस ओन बाय टू और मोर पीपल। हाँ, पार्टनरशिप चलाने के लिए एक अकेला बंदा तो पार्टनरशिप नहीं चला पाएगा। एक अकेला बंदा अगर बिजनेस कर रहा है तो कौन सा बिजनेस कर पाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप का कर पाएगा। जबकि एक से ज्यादा पर्सन होंगे ना, मान लो मिनिमम दो पर्सन हुए, तभी तो हम लोग पार्टनरशिप में आ पाएंगे। आप अगर अकेले हो, आप कौन सा बिजनेस कर पाओगे, आप अकेले तो पार्टनरशिप नहीं कर पाओगे। आपको पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम मिनिमम दो मेंबर तो चाहिए। ठीक है ना। बोला इन मोस्ट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द डेट। हाँ, बोला पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है, हमारे पार्टनर्स लोग का अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर कल तो आपका बिजनेस डूब रहा है ना, तो हम लोग ना पार्टनर लोग के घर जाके एसेट बेच के रुपया रिकवर करेंगे। समझ रहे हो बात। तो आप बोलोगे कि अब जो हमारे ये हैं विजय माल्या, विजय माल्या तब खुला क्यों घूम रहे थे, क्योंकि भाई विजय माल्या हमारे कंपनी में बनाए थे। कंपनी में अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता, कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। और हमारा जो एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, हमारे एलएलपी में भी लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। बट अगर आप पार्टनरशिप में फॉर्म कर रहे हो, आपको देखो, आपको इतना तो पता ही होगा कि पार्टनरशिप अलग है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अलग है। पार्टनरशिप को गवर्न करने वाला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी को गवर्न करने वाला लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इतना तो आपको पता है। चलिए, अगर आप पार्टनरशिप बना रहे हो तो आपको मिनिमम कितने पर्सन चाहिए, दो। एक अकेला बंदा तो पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर पाएगा, अकेला बंदा के लिए यही वाला रास्ता खुला है सोल प्रोप्राइटर का। तो अगर आप पार्टनरशिप बना रहे हो तो आपको मिनिमम दो बंदे तो चाहिए। तो अब दो बंदा पार्टनरशिप है, लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में आप बिजनेस तो करो, आपको कोई उतना कंप्लायंस भी नहीं देखना। आपके लिए बहुत कम कंप्लायंस है, अगर आप एलएलपी में जाओगे तो आपके लिए कंप्लायंस ज्यादा है। पार्टनरशिप में कंप्लायंस बहुत कम है। दिक्कत का बात क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कल तो मान लो आपका बिजनेस डूब गया, आपका बिजनेस डूब गया, तो आपके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। जब तक आपके क्रेडिटर को पे नहीं होगा, आपके घर से सामान निकाला जाएगा, लेकिन आपको पे करना होगा। ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो भैया लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी में आपको ये राइट दिया जाता है कि आपका लिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब जो भी क्रेडिटर लोग रुपया पाएंगे उसको हम लोग बिजनेस से पे ऑफ करेंगे। बिजनेस से अगर पे ऑफ नहीं हो पाया तो और क्रेडिटर को रुपया नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब उसमें पार्टनर लोग को शांति मिलता है कि पार्टनर लोग का एसेट बच जाएगा। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, आपके पार्टनर लोग के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है। ठीक है। व्हाट आर द थ्री मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप ऑफ फॉर प्रॉफिट पार्टनरशिप आर, पार्टनरशिप ठीक है वो छोड़ो। फिर बोला कॉर्पोरेशन। सबसे बड़ा क्या होता है, कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन क्या होता है, बोला कॉर्पोरेशन में इतना याद रखना कि द ओनर ऑफ द कॉर्पोरेशन हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। जो कॉर्पोरेशन के ओनर लोग रहते हैं उसका भैया लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है। कॉर्पोरेशन मतलब क्या हो गया, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, जो कॉर्पोरेशन है। एंड द बिजनेस हैव अ सेपरेट लीगल पर्सनली फ्रॉम इंडोर। ठीक है। पूरा कॉर्पोरेशन आइदर गवर्नमेंट ओन्ड या प्राइवेटली ओन्ड होता है। पहले जस्ट एग्जांपल दिया गया, ज्यादातर क्या होता है हमारा गवर्नमेंट ओन्ड होता है, और वो ज्यादातर क्या होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है। कॉर्पोरेशन हमारा क्या होता है, ज्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहता है। ठीक है।
क्लास ठीक चल रहा है, ओके, ठीक है। फिर एक हमारा क्या फॉर्म है, हमारा एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है बिजनेस करने का तरीका, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी क्या रहता है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहता है, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, शेयर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, मतलब सारे मेंबर लोग, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स लोग हैं सब लोग मिलकर से मतलब बिजनेस डिसीजन लेते हैं। फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी आप लोग सुने होंगे, जैसे एमबीए चाय वाला क्या कर रहा है, वो एक बिजनेस तो कर रहा है, जगह जगह वो जाके तो बिजनेस नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपना गुडविल बेच देगा जगह जगह, गुडविल को हम लोग बोल देंगे फ्रेंचाइजी। मतलब आज मैं कोलकाता में बैठ के क्या कर सकता हूँ, मैं एमबीए चाय वाला को फ्रेंचाइजी खरीद के मैं एक बिजनेस खोल सकता हूँ एमबीए चाय वाला के नाम से, लेकिन बदले में मुझे उससे क्या पे करना होगा, रॉयल्टी पे करना होगा, क्योंकि मैंने उसका नाम यूज किया है, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी भी एक बिजनेस करने का तरीका है, और हमारा कंपनी तो एक बिजनेस करने का तरीका ही है ही। और कंपनी तीन टाइप का होता है, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, और एक होता है हमारा अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। आप लोग लॉ में पढ़े ही होंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस है, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर, और एक होता है अनलिमिटेड कंपनी। ऐसे तो हमारा कंपनी होता है लिमिटेड लायबिलिटी का, लेकिन अगर आपका कंपनी ही इंकॉर्पोरेट हुआ अनलिमिटेड कंपनी पे, तो आपके मेंबर लोग का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। समझ आया। तो ये था हम लोग का बेसिक बेसिक मतलब सीखने का, इसमें देखो अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आएगा, जस्ट एज पर नॉलेज के कितने टाइप के बिजनेस हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग का पहले हम लोग अच्छा से डेफिनेशन इंटरप्रेट करेंगे, 10-15 मिनट तक हम लोग पहले डेफिनेशन देखेंगे। पहले ब्लैक में देख लेते हैं, ब्लैक में क्या लाइन बोल रहा है, बोला अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज अकाउंटेंसी, अच्छा बात है, अकाउंटिंग को अकाउंटेंसी भी बोलते हैं। मेजरमेंट, प्रोसेस, कम्युनिकेशन, अच्छा, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक एंटिटी, बिजनेस अकाउंटिंग विच हैज बीन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। आपको मैं पूरा डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर हम लोग इस चीज को इंटरप्रेट करते हैं, एक्चुअली उल्टा दे दिया है, पहले हम लोग को डेफिनेशन पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। पढ़ते हैं, तो बोल्ड आप डेफिनेशन देखो। अब जो हमारा डेफिनेशन है, डेफिनेशन सबको हम लोग को लगता है कि भैया हमारा डेफिनेशन तो इंडिया में हुआ होगा, नहीं, डेफिनेशन हमारे इंडिया वालों ने नहीं दिया, डेफिनेशन दिया सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ऑफ इंडिया वाले, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने डेफिनेशन दिया था सन 1961 में। आपके बुक में डेट नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ सन 1961 में डेफिनेशन क्या दिया, अकाउंटिंग इज द आर्ट, अच्छा, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, आर्ट मतलब एक कला है। तभी तो बार बार मैं बोला कि अकाउंटिंग को अपने को रट्टा नहीं मानना, बिकॉज अकाउंटिंग तो एक कला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बुक भी ये बोल रहा है, डेफिनेशन भी ये बोल रहा है, हमारा आईसीएसआई इंस्टीट्यूट भी ये मानता है। अगर आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ये चीज सही नहीं मानता तो आज वो आपके सब्जेक्ट में नहीं रखता, वो मानता है कि अकाउंटिंग एक कला है, आर्ट मतलब एक कला है, ठीक है भैया, कला है। ऑफ क्या चीज का है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, हम पहले इतना चीज को समझते हैं। क्या बोला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है, आर्ट एक कला है, क्या 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 है आर्ट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, एक मिनट। स्टोरी हमारा क्या है, स्टोरी जस्ट छोटा सा है, हम लोग आएंगे डेफिनेशन में आएंगे, पहले ये तीन जो बात लिखा है, ये तीन बात हम लोग को डिटेल में समझ आ जाना चाहिए, तो हम लोग आते हैं, ठीक है। एक स्टोरी है, मिस्टर आशु अग्रवाल बोल के एक लड़का है, हुगली डिस्ट्रिक्ट के हिंदमोटर में रहता है, क्या नाम है, मिस्टर आशु अग्रवाल। मिस्टर आशु अग्रवाल एक लड़का है, और लड़का है तो क्या है, बिजनेस का ओनर, ओनर है, ठीक है। इसने इंकॉर्पोरेट किया अग्रवाल्स लिमिटेड, एक कंपनी है, अग्रवाल्स लिमिटेड, क्योंकि मैंने नाम लिखा है लिमिटेड, तो बताइए प्राइवेट कंपनी के पब्लिक कंपनी है, भैया पब्लिक कंपनी होगा। इसने इंकॉर्पोरेट किया अग्रवाल्स लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब इसने इंकॉर्पोरेट किया, अब आशु अग्रवाल तो ओनर है,
तो एक्चुअली इसका अकाउंटिंग वर्क को देखने के लिए, इसका अकाउंटिंग वर्क को देखने के लिए इन्होंने किसको रखा होगा, एक अकाउंटेंट को रखा होगा, है ना, जो उसका डे टू डे अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, तो मिस्टर आशु अग्रवाल ओनर है, जो कि अग्रवाल लिमिटेड कंपनी इंकॉर्पोरेट किया, और अकाउंटिंग वर्क करने के लिए वो अकाउंटेंट रखा। अब मेरे को एक बात आप लोग बता दीजिए कि ये जो अकाउंटेंट है, हमारे अकाउंटेंट भाई जी मिस्टर आशु अग्रवाल का अकाउंटिंग करेंगे कि अग्रवाल लिमिटेड का अकाउंटिंग करेंगे? मतलब मैंने क्या बोला कि हमारे अकाउंटेंट भाई जी जो है, मैं हूं आशु अग्रवाल, मैं मेरे अकाउंटेंट को जाके बोलता हूं कि मेरा ट्रांजेक्शन भी तुम कंपनी के ट्रांजेक्शन में एंटर कर दो। बस समझ लो, मैंने अकाउंटेंट भाई जी को जाके क्या बोला, मैं हूं आशु अग्रवाल, मेरे कंपनी का ओनर, मेरा कंपनी है अग्रवाल लिमिटेड, मैंने एक अकाउंटेंट को रखा। मैं अकाउंटेंट को क्या बोलता हूं कि मेरे पर्सनल ट्रांजेक्शन को भी तुम कंपनी के ट्रांजेक्शन में एंटर कर दो। ये सही बात है कि गलत बात है? सबसे पहले तो आप मुझे एक बात का आंसर दीजिए। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि कंपनी, कंपनी छोड़ो ना, हम लोग ये मानते हैं ना, बिजनेस, बिजनेस एंड ओनर both are different. Business are distinct from its, ये वर्ड में ध्यान दे रहे हो? हम लोग कंपनीज एक्ट में भी पढ़ते थे ना, कंपनी का जो फीचर है कि हमारा कंपनी क्या है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। मतलब ये बात समझ रहे हो कि हम लोग का अकाउंटिंग, जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग हमारा ये बात बोलता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग है। हमारा अकाउंटिंग हमें ये सिखाता है कि मेरा बिजनेस और ओनर दोनों अलग है, आप दोनों को साथ में मत लाइए, है ना। बिजनेस जो है मेरे डिस्टिंग फ्रॉम इट मेंबर, मतलब बिजनेस मेंबर से अलग है, ठीक है ना। और कंपनी को तो हम लोग एक आर्टिफिशियल पर्सन बोले ही है। ये बात कौन बोला है? तो कंपनी लॉ बोला ही है। कंपनी लॉ तो बोलता ही है कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। तो मेरा जो अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट आशु अग्रवाल का तो अकाउंटेंट अकाउंटिंग करने नहीं जाएगा। वो अकाउंटेंट जो भी काम करेगा, सबसे पहला बात वो अग्रवाल लिमिटेड का काम करेगा, ठीक है। इतना सा बात समझ आया कि मेरा अकाउंटेंट अगर कोई भी काम कर रहा है तो किसका काम करने आया है, मेरा पर्सनल काम करने नहीं आया, वो अग्रवाल लिमिटेड का काम करने आया है। आप लोग भी अभी सीएस हो, आप लोग मतलब सीएस कर रहे हो, आप लोग का फाइनल हो जाएगा, आप लोग कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे। तो आप कंपनी के सेक्रेटरी बन रहे हो कि कोई के पर्सनल सेक्रेटरी बन रहे हो, ये बताओ। आप लोग तो भैया कंपनी के सेक्रेटरी बन रहे हो, तो आप जिसको सर्विस दोगे आप तो कंपनी को सर्विस दोगे ना, आप कोई के पर्सनल सर्विस तो नहीं दोगे। आप तो कंपनी के सेक्रेटरी बन रहे हो। वैसे ही हमारा जो अकाउंटेंट है, वो अग्रवाल लिमिटेड का अकाउंटिंग करेगा, ना कि आशु अग्रवाल का अकाउंटिंग करेगा। क्यों भैया अग्रवाल लिमिटेड? क्योंकि अग्रवाल लिमिटेड भी एक पर्सन है। अग्रवाल लिमिटेड भी क्या है, एक पर्सन है। जीता जागता तो पर्सन नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। ये बात समझ आया? जो अग्रवाल लिमिटेड है, ये जीता जागता तो पर्सन नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है। आज मैं क्या हूँ, जीता जागता पर्सन, लेकिन अग्रवाल लिमिटेड तो जीता जागता पर्सन नहीं, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। टीम डे की एक पर्सन है, लेकिन पर्सन है, ठीक है। तो अग्रवाल लिमिटेड, हम लोग को कंक्लूजन ये निकला, अभी तक हम लोग को क्या कंक्लूजन निकला कि अग्रवाल लिमिटेड भी एक पर्सन है। कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। इतना जानते हो? इतना तो आप लोग के कंपनी के फीचर्स में ही लिखा हुआ था कि कंपनी का फीचर ही था कि कंपनी भी एक पर्सन है। हाँ, जिसको लीगल पर्सन बोला गया है या आर्टिफिशियल पर्सन भी बोला गया है। नेचुरल पर्सन तो हमारा कंपनी नहीं होता। तो अग्रवाल लिमिटेड तो एक पर्सन है। कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। इतना समझ आ गया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अग्रवाल लिमिटेड अगर पर्सन है, तो इसका डे टू डे ट्रांजेक्शन होगा, होगा ना। इसका डे टू डे ट्रांजेक्शन तो होगा। लाइक ट्रांजेक्शन कैसा हो सकता है? अग्रवाल लिमिटेड एक कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, अब इसका ट्रांजेक्शन कैसा हो सकता है? ये क्योंकि कंपनी खोला है तो ये सेल्स करेगा, परचेज करेगा, इसका बहुत सारा एक्सपेंस होगा, इसका बहुत सारा इनकम होगा कहीं ना कहीं से। ये बात समझ लो। इसका बिजनेस क्या है कि ये सेल्स करेगा। सबसे पहले बात तो बेचेगा, तभी तो रुपया कमाएगा। अब बेचेगा कब? जब वो कुछ सामान खरीदेगा, कुछ प्रोडक्शन करेगा, तब ना बेचेगा। और बाकी भी तो खर्चा होता है।
जैसे स्टाफ को सैलरी देना, इलेक्ट्रिक बिल पे करना, रेंट पे करना, और इनकम। दिन भर में मेरा हो सकता है कहीं ना कहीं से इनकम हो जाए, बैंक से इंटरेस्ट मिल जाए, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल जाए। मतलब अग्रवाल लिमिटेड में क्या होता है ना, डेली का अप्रोक्स अप्रोक्स 700 से 800 ऐसा ट्रांजेक्शन होता है। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जो भी अभी चल रहा है एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अग्रवाल लिमिटेड जो कंपनी है, उसमें डेली का अप्रोक्स अप्रोक्स 700 से 800 ट्रांजेक्शन होता है। अब भैया 700 से 800 ट्रांजेक्शन को हम लोग नॉर्मल एक डायरी में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। हम लोग एक डायरी में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। जैसे बड़ा बाजार एरिया जानते हो, बड़ा बाजार एरिया में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, खाता मेंटेन करते हैं, खाता खोला, इतना का सामान बेचा, काम खत्म। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने कंपनी स्टैब्लिश किया है, कंपनी के ऊपर इतना लीगल राइट है, तो आप जो भी अकाउंटिंग करोगे, आप ऐसे डायरी पे तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। आपको एक सिस्टमेटिक तरीका से मेंटेन करना होगा कोई भी ट्रांजेक्शन। इतना तो बात समझ आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा, प्रॉपर अकाउंटिंग का जरूरत है ना। क्यों जरूरत है, आप डेली का इतना लंबा चौड़ा ट्रांजेक्शन रख रहे हो, 700 से 800 आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब इतना सारा सेल, इतना सारा परचेज, इतना सारा खर्चा, कहाँ से रुपया आ रहा है, कहाँ से रुपया जा रहा है, इतना भारी भरकम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग को प्रॉपर अकाउंटिंग रहेगा लगेगा, है ना। तो सबसे पहले जब आप अकाउंटिंग करने जाओगे ना, तो अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग का अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, रिकॉर्डिंग। ये चीज याद रखना। अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आप उसको रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करो मतलब जर्नल पे रिकॉर्ड करो। जर्नल एंट्री बोलते हैं ना। सबसे पहला प्रोसेस है कि आप उसको रिकॉर्ड करोगे। सबसे पहला, जैसा बोल रहा हूँ इसको मतलब एकदम दिमाग में बैठा लो। मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट आपसे कैसे पूछेगा, इंस्टीट्यूट का जो मर्जी वो पूछे, हमें तो पूरा प्रिपेयर होके जाना है। हम लोग को अपने से अंदाजा नहीं लगाना कि इंस्टीट्यूट क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। सबसे पहला प्रोसेस आपका अकाउंटिंग का होगा जर्नल रिकॉर्ड करना। हो गया। जर्नल रिकॉर्ड करने के बाद सेकेंड प्रोसेस है, अब एक बात बोलो, जर्नल रिकॉर्ड करना। आप एक बात बताइए, आप करते हो डेली का 700 से 800 ट्रांजेक्शन, डेली करते हो, महीने में होता है 30 दिन। तो 30 दिन तक आपने कितना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है, अप्रोक्स अप्रोक्स 25,000 ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं, आप ये बात बता दो। मेरे बात को काटो, आपको मेरे बात से 10 ठोक आपको क्वेश्चन आना चाहिए। मैंने क्या बोला था सबसे पहले, अग्रवाल लिमिटेड डेली का 700 से 800 ट्रांजेक्शन करता है। तो 700-800 ट्रांजेक्शन अगर वो करता है डेली का, महीना का कितना ट्रांजेक्शन हो गया, अप्रोक्स अप्रोक्स 25,000 ट्रांजेक्शन हो गया। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला आपका काम है हर एक ट्रांजेक्शन को जर्नल पे आप रिकॉर्ड करो। जर्नल पे क्या करो, वर्ड रिकॉर्डिंग पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप लोग हर एक ट्रांजेक्शन को क्या करो, जर्नल पे रिकॉर्ड कर दो। आपके मन पे एक डाउट आना चाहिए कि अगर हम लोग 25,000 ट्रांजेक्शन जर्नल पे रिकॉर्ड कर दिए, इतना मोटा बुक बन जाएगा वो, समझ रहे हो। आप लोग थोड़ा तो जानते होगे ना कि एक जर्नल एंट्री करीब करीब इतना बड़ा होता है। डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, नरेशन लिखेंगे, मतलब एक जर्नल एंट्री इतना इतना बड़ा तो होता ही है। ऐसा मैं आपको कितना ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने बोल रहा हूँ, 25,000 ट्रांजेक्शन, मतलब इतना मोटा फाइल बन जाएगा। मैं आशु अग्रवाल ओनर हूँ, एट द एंड मैं अकाउंटेंट को बुलाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई मुझे सेल्स पता टोटल कितना, क्या वो मुझे बता पाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आप महीना में 25,000 ट्रांजेक्शन का अगर आप क्या करोगे, जर्नल रिकॉर्ड कर दोगे, आप रिकॉर्डिंग कहाँ कर दोगे, जर्नल पे अगर रिकॉर्डिंग कर दोगे, तो क्या मेरा अकाउंटेंट मुझे कुछ चीजों का आंसर दे पाएगा। हाँ, मैंने अकाउंटेंट भाई जी को बुला के बोला, भाई टोटल परचेज कितना का हुआ है, क्या वो मुझे बता पाएगा। भाई टोटल सेल्स कितने का हुआ है, क्या वो मुझे बता पाएगा। भाई मैंने टोटल कितना सैलरी पे किया, क्या वो मुझे बता पाएगा। भाई मैंने टोटल इस एरिया पे कितना खर्चा किया, क्या वो मुझे बता पाएगा। मतलब ढूंढना उसके लिए कितना दिक्कत हो जाएगा, आप ये समझ रहे हो। 25,000 ट्रांजेक्शन में से आपका सेल 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 वाला ट्रांजेक्शन को ढूंढेगा। सबसे पहले आप एक बात बताइए, मैंने ही आपको बोला अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस होता है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल पे, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए।
अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? जर्नल एंट्री पे रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन भैया डेली का तो हमारा 700 से 800 ट्रांजेक्शन होता है। यही हम लोग महीना में देखो तो ऐसा ट्रांजेक्शन मेरा 25,000 हो जाएगा। तो मेरा अकाउंटेंट कैसे कुछ बातों का आंसर कर पाएगा जब मैं उससे पूछूंगा मेरा सेल्स बताओ? वो एक एक सेल्स कहाँ से ढूंढेगा? इतने सारे ट्रांजेक्शन में से नहीं ढूंढ पाएगा। तो इसीलिए हमारा अकाउंटिंग का सेकंड प्रोसेस क्या होता है? क्लासीफाई करना। क्लासीफाइंग हम लोग कहाँ करते हैं? लेजर पे। इसीलिए दूसरा प्रोसेस क्या होता है? क्लासीफाई करना। मतलब आप इतना सारा जर्नल एंट्री तो रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन आप जर्नल एंट्री से आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हो ना। सोच रहे हो 25,000 ट्रांजेक्शन मतलब इतना मोटा फाइल हो गया। अब मुझे ये पता करना है कि मैंने पूरे महीने टोटल कितने का सेल किया। मैं तो ये नहीं पता लगा पाऊंगा। समझ आया? मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि पूरे महीने में कितने का सेल करता हूँ। लेकिन मेरे अकाउंटेंट तो ये पता ही नहीं कर पाएंगे, और वो मुझे बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए कितना दिक्कत हो जा रहा है। वो इतना मोटा फाइल में से सेल कैसे ढूंढे? कितना ढूंढेगा? कहीं ना कहीं तो एरर हो जाएगा। इसीलिए दूसरा प्रोसेस हमारा क्या बोलता है कि आप हर एक जर्नल का ना आप एक एक लेजर बना दो। लेजर में क्या कर दो? क्लासीफाई कर दो। आप क्या कर दो? पहले तो आप रिकॉर्डिंग कर लिए, रिकॉर्डिंग के बाद आप क्या कर दो? क्लासीफाइंग कर दो। क्लासीफाइंग करने से ये फायदा हो जाएगा, मेरा सारा सेल का ट्रांजेक्शन एक लेजर, मेरा सारा परचेस का ट्रांजेक्शन एक लेजर, मेरा सारा एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन एक लेजर। समझ लो लेजर का फायदा क्या है। आपने सबसे पहले जर्नल पे तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जर्नल पे रिकॉर्ड करने का आपको लिमिटेशन डिसएडवांटेज समझ आ रहा है कि कितना दिक्कत हो जाएगा जब मैं महीने एंड में ये पूछूंगा कि मेरा कितना परचेज है। इसीलिए हम लोग जर्नल तक खत्म नहीं करेंगे। हमारा जर्नल पे रिकॉर्ड तो कर दिए, रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हर एक ट्रांजेक्शन का लेजर लेजर बनाएंगे, हर एक अकाउंट का लेजर बनाएंगे। अब लेजर से मुझे कितना आसान हो गया, अगर मैं अकाउंटेंट से ये पूछूं कि मेरे पूरे महीने पे सेल कितना हुआ, वो आराम से सेल का लेजर खोलेगा, टोटल सेल बता देगा। ठीक है। लेकिन ये भी एक दिक्कत का बात है, आपका लेजर समझ रहे हो, आपका करीब करीब 100, 150, 200 लेजर बन गया। अभी भी इतना मोटा फाइल है। मतलब पहले तो इतना मोटा फाइल था, अब फाइल कुछ कम हुआ है, लेकिन पहले से आसान है। तीसरा थर्ड प्रोसेस हमारा अकाउंटिंग का क्या बोलता है? आप जो लेजर बनाए ना, लेजर से आप क्या कर दो? समराइज कर दो, समराइजिंग। थर्ड प्रोसेस हमारा क्या बोलता है कि आपने लेजर तो बना लिया, अब आप एक काम करो, आप समराइजिंग कर दो। मतलब आप जो भी किए, अब सब चीज को आप ट्रायल बैलेंस में समराइजिंग करो। मतलब अब हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रायल बैलेंस जब बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में लाइन बहुत तेरा बेका बनता है मेरे से। ट्रायल बैलेंस, सिंपल ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? ये मान लो ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं? समराइजिंग करते हैं, मतलब हर चीज को एकदम छोटा शॉर्ट कर देते हैं। और ट्रायल बैलेंस में आपका एक ही चीज नजर आ रहा है, सेल हुआ 100 का, परचेज हुआ 200 का, एक्सपेंस हुआ 400 का। मतलब आप ट्रायल बैलेंस में क्या करते हो? आप सारे लेजर को समराइज करके आप एक पेज का ट्रायल बैलेंस बना लेते हो। मतलब आपका प्रोसेस क्या हो गया? सबसे पहले आपने जर्नल पे रिकॉर्ड किया, हर एक ट्रांजेक्शन आप जर्नल पे रिकॉर्ड करते हो। 25,000 ट्रांजेक्शन का 25,000 आपने जर्नल पे रिकॉर्ड किया। दिक्कत ये था, आप कुछ समझ नहीं आएगा आपको, सेल कितना हुआ नहीं बता पाओगे, परचेस कितना हुआ नहीं बता पाओगे। तो उसके लिए हम लोग क्या किए? हम लोग लेजर पे क्लासीफाई किए। हम लोग सब अकाउंट को अलग अलग लेजर पे क्लासीफाई किए। सेल्स का ट्रांजेक्शन सेल्स लेजर, परचेज का ट्रांजेक्शन परचेज लेजर, एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन एक्सपेंस लेजर, क्लासीफाई किए। अभी लेकिन दिक्कत है, अब मैं टोटल तो पता कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत दिक्कत है, मुझे एकदम समराइज फॉर्म चाहिए। जब मेरा डायरेक्टर बैठेगा मीटिंग में, मैं डायरेक्टर को क्या इतना सारा लेजर हाथ में पकड़ा दूंगा कि मैं डायरेक्टर को एक पेज का ट्रायल बैलेंस दूंगा तो डायरेक्टर ज्यादा खुश होगा? आप ये बताइए। जब मैं डायरेक्टर बैठेगा, जब बोर्ड मीटिंग होगा, डायरेक्टर मेरे एक पेज के ट्रायल बैलेंस से ज्यादा खुश होगा कि उतने सारे लेजर से खुश होगा? डायरेक्टर बोलेगा मुझे उतना सारा लेजर क्यों दे रहे हो, मुझे एक पेज में रिपोर्ट निकाल के दो। है ना? तो अब हम लोग क्या किए? थर्ड प्रोसेस हम लोग क्या किए? लेजर को भी और समराइज कर लिए और कंडेंस कर लिए एक पेज का ट्रायल बैलेंस में। इंडिविजुअली हम लोग हर चीज का एक एक दो सम्स, एक एक नहीं मतलब एक एक दो दो क्लास आराम से सम्स करेंगे। जब तक नहीं सीखेंगे क्लास छूटेगा नहीं। टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग ये सीखिए कि अकाउंटिंग का सबसे पहला फॉर्म है रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड हो जाएगा, लेजर पे क्लासीफाई करना हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस में समराइज करना। साथ साथ बोलिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है।
अकाउंटिंग एक कला है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक कला है। क्या चीज का कला है? आप सबसे पहले जर्नल पे रिकॉर्ड करते हो, फिर आप लेजर पे क्लासिफाई करते हो, फिर आप ट्रायल बैलेंस समराइज करते हो। अब से कोई भी पूछे, अपने को रट्टाफिकेशन करना ही नहीं है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइजिंग, नहीं। मतलब पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या चीज का कला है, कि आप जर्नल पे रिकॉर्ड करते हो, लेजर पे क्लासिफाई करते हो, ट्रायल बैलेंस में समराइज करते हो। एज द रीजन आपको पता होना चाहिए, ये मेरा बिलीव है। आप कंपनी सेक्रेटरी हो, फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी हो, आपको हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। समझ आया? मतलब अब आपसे कोई भी पूछे कि अकाउंटिंग का डिफिनेशन दो, तो रट्टा नहीं मारना है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्लासिफाइंग समराइजिंग, नहीं। आपको रीजन बताना है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है। क्यों? हम लोग जर्नल पे रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग लेजर पे क्लासिफाई करते हैं, हम लोग ट्रायल बैलेंस में समराइज करते हैं। तीनों बात हम लोग समझ गए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्या क्या चीज का आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हो? जर्नल पे। क्लासिफाइंग कहाँ करते हो? लेजर पे। समराइजिंग कहाँ करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। हम लोग को तीनों चीज का मतलब पता चल गया, बेहतरीन मतलब पता चल गया ना? क्लियर। थोड़ा मिटा देता हूँ पेपर, पेज क्लीन रहेगा ना तो हम लोग अच्छे से। रट्टा एकदम हम लोग को नहीं मारना, हम लोग को थ्योरी जैसे पढ़ना ही नहीं है। मैंने तो ये वादा किया था कहीं पर भी रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगा। एक मतलब बताए बिना अगर आगे बढ़ गया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट तो ओपन है, मैंने तो बंद नहीं किया। चलिए, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि अकाउंटिंग का जो भी डेफिनेशन है, हमारे इंस्टीट्यूट मतलब हमारे इंस्टीट्यूट हम या हमारे इंडिया के कोई भी इंस्टीट्यूट लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, किसी ने डेफिनेशन नहीं दिया। डेफिनेशन किसने दिया? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दिया। क्या डेफिनेशन दिया? अकाउंटिंग इज द आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हो? जर्नल पे। क्लासिफाई कहाँ करते हो? लेजर पे। समराइजिंग कहाँ करते हो? ट्रायल बैलेंस में। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। हाँ, कोई भी चीज आप करोगे एक तरीके के साथ करोगे ना, कि जो मर्जी वो रिकॉर्ड कर दिया, जो मर्जी वो क्लासिफाई कर दिया, जो मर्जी वो समराइज कर दिया, ऐसे नहीं ना। आप तो एक सिग्निफिकेंट मैनर में आगे बढ़ोगे ना, कि जो मर्जी वो रिकॉर्ड कर दिया। पहले पहले 1 तारीख का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, फिर 29 तारीख का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, फिर 2 तारीख का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, फिर 20 तारीख का नहीं। हम लोग तो इस तरह नहीं चलते। हम लोग को तो जो भी चलना है, हम लोग को इन अ सिग्निफिकेंट मैनर पे चलना है। समझ आया? तो क्यों लिखा है समझ आ रहा है? अकाउंटिंग इज द आर्ट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, आप वही चीज का अकाउंटिंग करोगे जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। आप वही चीज का अकाउंटिंग करोगे जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। मैंने क्या बोला? आप वही चीज का अकाउंटिंग करोगे जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। टर्म्स ऑफ मनी हो। लाइक मान लो एग्जांपल, मेरे कंपनी ने क्या किया, 2 एम्प्लॉइज को हायर किया, तो इसका अकाउंटिंग करूँ या नहीं, ये बताइए। मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, अकाउंटिंग करूँ या नहीं? नहीं, इसका तो अकाउंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि तो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है ना। आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर 2 एम्प्लॉय आई तो आए, एम्प्लॉय आएंगे जाएंगे, ये सबका तो मनी से का तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है ना। तो आपको वही ट्रांजेक्शन खाली रिकॉर्ड करना है जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। ये नहीं कि हाँ मेरे फैक्ट्री में बिजली कलर कट गया अकाउंटिंग कर दो, मेरा एम्प्लॉय छोड़ के भाग गया अकाउंटिंग कर दो, बाहर दंगा मच गया है अकाउंटिंग कर दो, मेरे एम्प्लॉय लोग ने तो स्ट्राइक मचा दिया है अकाउंटिंग कर दो, मेरे एम्प्लॉय लोग तो भूख हड़ताल पे बैठ गए अकाउंटिंग कर दो, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के भीतर मारा पीटी हो गया है अकाउंटिंग कर दो। नहीं, हमने हमको अकाउंटिंग करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। जहां रुपए का लेना देना होगा वही अकाउंटिंग करेंगे और कुछ चीज का नहीं करेंगे। समझ गए? अकाउंटिंग क्या है? कला है। पहले रिकॉर्ड करोगे जर्नल पे, क्लासिफाई करोगे लेजर पे, समराइज करोगे ट्रायल बैलेंस में, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक तरीके पे रिकॉर्ड करोगे ना। और क्या चीज का रिकॉर्ड करोगे? इन टर्म्स ऑफ मनी, जो चीज इन टर्म्स ऑफ मनी का बात करता हूँ। ठीक है? या तो ट्रांजेक्शन और इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट, जो ट्रांजेक्शन और इवेंट जो मनी के ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, एंड इंटरप्रीटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। और क्या बोलता है? एंड इंटरप्रीटिंग द
रिजल्ट देयर ऑफ एंड इंटरप्रेट। उसके बाद आप अकाउंटिंग को क्या करोगे, इंटरप्रेट करोगे। अकाउंटिंग करके खुद तो इंटरप्रेट करोगे ना कि अकाउंटिंग करके बस समेट के रख दिया, नहीं, सारा अकाउंटिंग करने के बाद आपको खुद तो इंटरप्रेट करना होगा ना कि मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, लास्ट ईयर टू इस ईयर कंपैरिजन मेरा कितना प्रॉफिट बढ़ा, कितना, मतलब रेशियो एनालिसिस करोगे ना। तभी तो हम लोग को एक चैप्टर रेशियो एनालिसिस भी दिया है, ताकि आप खुद का अकाउंटिंग को इंटरप्रेट तो करो। आप खुद का पढ़ाई से इंटरप्रेट कर पाते हो ना कि नहीं मेरा कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है। वैसे ही अगर कंपनी अगर खुद का अकाउंटिंग कर रहा है तो कंपनी को तो इंटरप्रेट करना होगा। कंपनी के डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटरप्रेट करने होंगे कि भैया मेरे अकाउंटिंग करने के बाद मेरा कितना वर्किंग कैपिटल है, मेरा कितना परसेंट डेटर्स है, कितना क्रेडिटर है, लास्ट ईयर टू इस ईयर मेरा कितना प्रॉफिट में चेंजेस आया, आपको इंटरप्रेट करना हो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन अभी भी आपका आधा है, ये डेफिनेशन अभी भी आधा है। जो बच्चे जानते हैं अच्छे से मतलब समझे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ आधा है, क्योंकि ये डेफिनेशन पुराना हो गया था, नया डेफिनेशन में इतना तो बात है। साथ साथ एक लाइन और बोलता है, अगर आप लोग लिखोगे तो लिख दो, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ये डेफिनेशन का ही पार्ट है, लेकिन हमारे बुक में दिया नहीं है, ये ओल्ड डेफिनेशन है। आप लोग गूगल भी सर्च करके देख लेना कि अकाउंटिंग का करेंट में मतलब क्या है। आप एक बात बताओ, आपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया एक सिग्निफिकेंट मैनर में, इन टर्म्स ऑफ मनी का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया, सब करने के बाद आपने इंटरप्रेट कर लिया, मतलब आप खुद समझ लिए। समझने के बाद क्या बात खत्म? नहीं, आपके कंपनी में आपके आजकल तो मॉडर्न कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं। मतलब आप समझ लो आज के दिन में आपकी कंपनी में कितने लोगों का इंटरेस्ट है। आज रिलायंस अगर है, आज रिलायंस का अगर एजीएम होता है तो भैया रिलायंस से कितने लाखों पब्लिक लोग रिलायंस का शेयर लेके रखे हैं। पब्लिक हो गए, जो रिलायंस से क्रेडिटर हो गए, बैंक हो गए जिसने रिलायंस को लोन दिया है, डेटर्स हो गए, मतलब कितने लोगों को रिलायंस कंपनी में इंटरेस्ट है। तो रिलायंस क्या उन सबको कम्युनिकेट नहीं करेगा अपना रिजल्ट? अकाउंटिंग करने के बाद रिलायंस अपना जो भी रिजल्ट आएगा सबको कम्युनिकेट करेगा कि नहीं करेगा? आप मुझे बस इतना सा आंसर बता दीजिए कि अकाउंटिंग तो आप कर लिए, अकाउंटिंग तो आप कर लिए, तो अकाउंटिंग करने के बाद आप अपने यूजर्स लोग को कम्युनिकेट करोगे कि नहीं करोगे? कम्युनिकेट, 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 ठीक है। आप अकाउंटिंग करने के बाद अपने यूजर्स लोग को रिजल्ट कम्युनिकेट तो करोगे ना? क्या आप खाली खुद ही इंटरप्रेट करके आप रख दोगे? समझ रहे हो, हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं जीवन में, तो पढ़ाई करने के बाद मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग खुद तो इंटरप्रेट करते हैं कि मैंने कितना पढ़ लिया। करने के बाद हम लोग गांव दुनिया में ढिंडोरा पीट देते हैं ना, भाई पता है मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, भाई पता है मैंने आज इतना पढ़ा। कम्युनिकेट तो करते हैं ना। तो आज एक कंपनी अपना अकाउंटिंग कर रहा है, वो रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइजिंग किया, सब चीज किया, खुद इंटरप्रेट भी किया। क्या वो अपने यूजर्स लोग के साथ कम्युनिकेट करेगा कि नहीं करेगा? भैया करेगा। तो ये तो आप बात सही बोल रहे हो। तो ये जो है ये करेंट में डेफिनेशन में कम्युनिकेट वर्ड रखा है, लेकिन ये हमारा इंस्टीट्यूट का ओल्ड डेफिनेशन इंस्टीट्यूट छाप के रखा है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं अमेंड हुआ। लेकिन ये डेफिनेशन भी सही है, आपको सब चीज लिखना है। साथ साथ आप ये वाला लाइन भी लिखोगे, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द रिजल्ट देयर ऑफ। समझ आया? समझ आया? तो अगर हम लोग एकदम शॉर्ट शॉर्ट में बोले रिवीजन के पर्पस में, रिवीजन करने के लिए, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, हम लोग रिवीजन में आधा घंटा से जो मैं आपको एक डेफिनेशन सिखा रहा हूँ। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। सबसे पहला तो बात है, एक आर्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं बताओगे? जर्नल पे रिकॉर्ड करते हैं। फिर रिकॉर्ड के बाद क्या होता है, क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफाइंग कहाँ करते हैं? लेजर पे करते हैं। क्लासिफाई करने के बाद अपने क्या करते हैं, समराइजिंग कर लेते हैं। समराइजिंग कहाँ करते हैं? ट्रायल बैलेंस में करते हैं। समराइजिंग जो हम लोग रिकॉर्ड किए, क्लासीफाइंग किए, समराइजिंग किए, हम लोग क्या अपनी मर्जी से सब चीज कर लेंगे? नहीं, इन सिग्निफिकेंट मैनर करेंगे, हर चीज एक तरीके से करेंगे। इन सिग्निफिकेंट मैनर, इन टर्म्स ऑफ मनी, जो इन टर्म्स ऑफ मनी होगा हम लोग वही चीज को रिकॉर्ड करेंगे।
सब चीज कर लिए। सब चीज करने के बाद आपने क्या किया, इंटरप्रेट द रिजल्ट। जो भी आपका रिजल्ट आया, आप रिजल्ट को खुद ही इंटरप्रेट कर लिए। इंटरप्रेट करने के बाद क्या कम्युनिकेट करने का आपका प्रोसेस बनता है कि नहीं, कम्युनिकेट भी तो करोगे ना सारा रिजल्ट। क्योंकि आप समझ रहे हो, आज रिलायंस अगर खुद ही सारा इंफॉर्मेशन बना के वो खुद ही इंटरप्रेट करके छोड़ दे तो ये सही बात थोड़ी है। रिलायंस को दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट भी तो करना होगा ना कि मैंने कितना प्रॉफिट हुआ। तभी तो आज हर कंपनी अपना बैलेंस शीट रिलीज कर रही है, ऑडिटेड बैलेंस शीट करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो कहाँ से होगा, है ना। क्योंकि हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन ही कहता है। बस हमारा इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन में कम्युनिकेट वर्ड अभी तक ऐड नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों। हालांकि ये डेफिनेशन पुराना हो चुका है, क्योंकि मैंने बोला था ये जो डेफिनेशन है 1961 का डेफिनेशन है। उस टाइम हमारे कंपनी, उस टाइम के जो कंपनीज थे, क्या उस टाइम के कंपनीज में इतने पब्लिक लोग रुपया लगाते थे? नहीं। जबकि आज कल की तो कंपनी में बच्चे बच्चे रुपए लगा रहे हैं। बच्चे आजकल सबको 100 के ग्रो में मैं 100 रुपया लगाऊं, मतलब सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, समझ रहे हो। ठीक है, तो डेफिनेशन में अच्छे से समझ लिया, अभी आगे और पढ़ते हैं। अब थोड़ा 1 मिनट ब्रेक दे दीजिए बस, हाँ। गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो हम लोग अकाउंटिंग का डेफिनेशन सीख लिए। ऊपर वाला पैरा भी पढ़ा दूंगा, पहले आप सब पढ़िए, जो जो पढ़ा रहा हूँ सब आपको कंप्लीट कराऊंगा। ये तो पढ़ ही लिया, अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है। रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग, समराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल कैरेक्टर और इंटरप्रेट। लेकिन इंटरप्रेट के साथ साथ अपने को एक और बात ऐड करना है, क्या, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट को कम्युनिकेट तो करेगा ना। ये सब पढ़ लिए, सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, बहुत डीप में अपने लोग देख लिया। ऑब्जेक्टिव में मैं डायरेक्ट आता हूँ। ऑब्जेक्टिव देख लो, अकाउंटिंग करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्यों अकाउंटिंग करते हैं? अकाउंटिंग इसीलिए करते हैं ताकि पहला ऑब्जेक्टिव ही हमारा क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। हम लोग इन्फॉर्मेशन पता है किसको दे पाए, यूजर्स को दे पाए। हम लोग इन्फॉर्मेशन किसको दे पाए, यूजर्स को हम लोग इन्फॉर्मेशन दे पाए। अब भैया यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स मतलब वो जो लोग आपकी कंपनी पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं। लाइक मेरे शेयर होल्डर लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं। मेरे क्रेडिटर लोग, क्रेडिटर लोग को भी तो आपका अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्रेडिटर मतलब आप लोग वर्ड समझते हो ना, जिससे कंपनी उधारी में खरीदता है। तो आज एक कंपनी, आज एक बंदा आके आपके कंपनी को उधारी पे सामान बेचता है, तो आज सामने वाला को ये तो इंश्योर करना है ना कि आपका कंपनी उसको पे कर पाएगा कि नहीं। तो उसके लिए उसको अकाउंटिंग चाहिए। भैया डेटर लोग, आज हम लोग रिलायंस से इतना, मतलब हम लोग क्यों रिलायंस का ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे माथे में कहीं ना कहीं है कि नहीं, रिलायंस ना एक अच्छा कंपनी है, अच्छा गुडविल है, अच्छा अकाउंटिंग है, इतना प्रॉफिट कमा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं सबका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। बैंक, बैंक आपका अकाउंटिंग देखेगा तो ही ना बैंक डिसीजन लेगा कि उसको आपको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है ना। तो यूजर्स, अकाउंटिंग करने का हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम अपने यूजर्स को मतलब ये दे पाए, इंफॉर्मेशन दे पाए, ताकि यूजर्स लोग कुछ डिसीजन ले पाए। उसको मेरे कंपनी के साथ आगे चलना है, मेरे कंपनी के साथ आगे नहीं चलना है। हम यूजर्स लोग को क्या कर पाए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाए। समझ आ रहा है। अकाउंटिंग का मेरा क्या है, सबसे पहला मेरा क्या है कि मैं यूजर्स लोग को इंफॉर्मेशन दे पाऊँ, ताकि मेरे यूजर्स लोग कुछ डिसीजन ले पाए, डिसीजन, रैशनल डिसीजन ले पाए कि किस तरह का उसको काम करना है। ठीक है। ठीक है, भीतर का वही सब बात लिखा। फिर बोल रहा है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन।
अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, सिस्टमेटिक ही करेंगे, पहले 1 तारीख का ट्रांजेक्शन, फिर 2 का, फिर 3 का, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 1 तारीख का रिकॉर्ड कर लो फिर 9 तारीख का ट्रांजेक्शन में आ जाओ फिर 20 तारीख का ट्रांजेक्शन, नहीं। एक सिस्टमेटिक वाइज हम लोग पूरा मेंटेन करेंगे ट्रांजेक्शन को। ठीक है। फिर एसरटेनमेंट द रिजल्ट। जब मैं बात करता हूँ ना रिजल्ट की, जब मैं आपको बात करता हूँ अकाउंटिंग रिजल्ट की, मैं आपको दो चीज बता दूं। रिजल्ट, मैं दो चीज की बात करता हूँ, अकाउंटिंग रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन। जब मैं आपको बात करता हूँ रिजल्ट की, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस कमाया। और जब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो मैं आपके बैलेंस शीट की बात करता हूँ। ठीक है, दो चीज याद रखना। जब मैं बात करता हूँ रिजल्ट की, आज आपके इतने सारे यूजर्स लोग आपकी कंपनी में कोई ना कोई मतलब इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं, तो सबको आपका रिजल्ट जानने में बहुत उत्सुक रहता है। आज हम लोग क्योंकि शेयर खरीद के रखते हैं, तो हमें भी बहुत जानकारी लेनी होती है ना, कि मैं जिस कंपनी पे शेयर खरीद के रखा हूँ, वो कंपनी का रिजल्ट क्या आया। हम सुने होंगे, अगर आप लोग के पापा भाई बहन अगर कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वो कंपनी का रिजल्ट क्या आया, प्रॉफिट आया कि कम आया। तो जब मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग रिजल्ट की, तो हम लोग प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। जब मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल पोजीशन की, तब मैं हम लोग बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो असरटेनमेंट द रिजल्ट, तो आप खाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रिकॉर्ड करोगे क्या? आपको रिजल्ट तो जानना है ना, कि मेरा कंपनी कितना का प्रॉफिट कमाया, कितना का लॉस कमाया। आपको ये नहीं जानना क्या? नहीं, नहीं जानना तो है। तो ये बताने के लिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एक तरीका का आप बोल सकते हो स्टेटस। आप एक तरीका का बात बोल सकते हो, हिंदी वर्ड बोलते हो औकात। आपकी कंपनी का क्या औकात है मार्केट में, आपकी कंपनी का क्या स्टेटस है, आपकी कंपनी का क्या पोजीशन है। ये पोजीशन हम लोग को पता चलता है बैलेंस शीट देख के पता चलता है, कि आपका कंपनी एक आपके कॉम्पिटिटर से कितना डिफरेंट है। समझ आया? और टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, दो वर्ड होता है, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट। हाँ, मैं आपको इधर मतलब बता दूं, दो वर्ड होता है हमारा, सॉल्वेंट एक इंसॉल्वेंट। एक वर्ड होता है सॉल्वेंट, एक होता है इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है एबल टू पे ऑफ इट्स डेब्ट्स। सॉल्वेंट का मतलब होता है एबल टू पे ऑफ इट्स डेट, और यहाँ होता है अनेबल। सॉल्वेंट का मतलब होता है जब आप अपना डेट, डेट मतलब कर्जा, जब आप अपना कर्जा आराम से चुका पाते हो, इसका मतलब आप सॉल्वेंट हो। जब आप कर्जा नहीं चुका पाते ना, तो आप इंसॉल्वेंट हो गए, आप बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, एक वर्ड बोलो तो। अगर आप अपना कर्जा चुका पा रहे हो, आप अपना डेट आराम से चुका पा रहे हो, इसका मतलब आप सॉल्वेंट हो। आप अपना डेट चुका ही नहीं पा रहे, आप इंसॉल्वेंट हो गए। तो आप कोर्ट में जाते हो, अपने आप को इंसॉल्वेंट पता करते हो। तो आपको, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, तो आप सॉल्वेंट रहना चाहते हो कि आप इंसॉल्वेंट रहना चाहते हो, ये बात बता देंगे भाई। आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपको अपने बिजनेस में सॉल्वेंट रहना है कि इंसॉल्वेंट रहना है? नहीं, हम लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग तो यही सोचेंगे कि हम लोग सॉल्वेंट रहे, मतलब मैं जितना भी कर्जा है मैं सब आराम से पे करता जाऊं, मैं प्रॉफिट कमाऊं, प्रॉफिट से ही पे करता जाऊं, मेरे पास से कुछ नहीं पे हो। लेकिन जबकि आपका ये स्टेटस बहुत खराब है कि आप अनेबल टू पे ऑफ द डेट, आप अपना डेप्ट ही नहीं पे कर पा रहे। अगर आप अपना कर्जा नहीं बंद कर पा रहे, तो आपके क्रेडिटर लोग इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत आपका सीआईआरपी वगैरह करा देंगे। आप लोग आगे पढ़ोगे जब आप लोग फाइनल लेवल पे जाओगे, ठीक है। लेकिन आप क्योंकि बिजनेस कर रहे हो, आपका तो थॉट ये रहेगा कि मैं सालों साल बिजनेस करूं और मैं हमेशा सॉल्वेंट रहूं, मेरे मतलब मेरे माथे में कर्जा आए, लेकिन मैं कर्जा को आराम से पे करता चला जाऊं, कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। तो आपको अपना सॉल्वेंसी पोजीशन भी तो जानना होगा ना, इसीलिए भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो भैया हम लोग अकाउंटिंग किस लिए करते हैं? क्योंकि मैं अपने यूजर्स लोग को ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाऊँ, ताकि मेरे यूजर्स लोग को डिसीजन ले पाए। फिर दूसरा, दूसरा एक सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करूँ। तीसरा, मैं पूरा साल भर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट तो पता चले मैंने कितना प्रॉफिट कमाया कि कितना लॉस कमाया। चौथा, कि मुझे मेरा फाइनेंशियल पोजीशन मतलब स्टेटस, मेरा औकात पता चले, जो कि बैलेंस शीट के थ्रू पता चलता है। पांचवा, कि मुझे मेरा सॉल्वेंसी पोजीशन पता चले, कि मैं कितना सॉल्वेंट हूँ,
क्या मैं अपने डिटेल मैं अपने क्रेडिटर मतलब लोग को रीपे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अकाउंटिंग करने से ही तो पता चलेगा ना, कि मैं अपने मतलब मेरे माथे में जितना भी कट जाए मैं सबको टाइमली पेमेंट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सब हमें कहाँ से पता चलेगा, अकाउंटिंग करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं बुक कीपिंग। आज मैं इंश्योर करूंगा कि आज हम लोग लास्ट बुक कीपिंग ही पढ़े। आज हम लोग अकाउंटिंग बुक कीपिंग समझ गए। कल हम लोग आते ही हम लोग आगे का अपना करेंगे, जर्नल वगैरह हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम फिर ये सब चालू करेंगे, आराम से करेंगे लेकिन डिटेल में करेंगे, हम लोग को कोई हड़बड़ी नहीं। बुक कीपिंग, अब देखो, अब एक थोड़ा चेंजेस आने वाला है। अभी आप बोलोगे कि ये तो चीटिंग, पूरा एज डिफाइंड बाई कार्टर। आपको नाम नहीं याद रखना, याद रखो तो अच्छा बात है, कार्टर। पूरा बुक कीपिंग इज अ साइंस। अच्छा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट था। अच्छा, बुक कीपिंग इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट, मतलब बुक कीपिंग साइंस आर्ट दोनों है। मतलब अकाउंटिंग क्या था, खाली एक कला था, जबकि बुक कीपिंग एक साइंस भी एक आर्ट भी है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, मतलब खाली रिकॉर्डिंग करते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ मनी। ठीक है, ज्यादा कुछ बोला नहीं, देखते देख लेते आगे। पूरा बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू मतलब आपका सबसे पहला प्रोसेस क्या था, रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाइंग, फिर द समराइजिंग। मैं आपको टोटल प्रोसेस बता रहा हूँ, टोटल। देखो टोटल प्रोसेस हमारा क्या होता है, थोड़ा थोड़ा तो प्रोसेस मैंने समझा दिया ना आपको। हमारा टोटल प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप जर्नल पे रिकॉर्ड करते हो, फिर आप लेजर पे क्लासिफाई कर देते हो, फिर आप ट्रायल बैलेंस पे समराइज कर देते हो। फिर अब ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है ना, अब ये ट्रायल बैलेंस को देखते हुए हम लोग आगे का दो चीज और प्रिपेयर करते हैं। ये है हमारा टोटल प्रोसेस एक अकाउंटिंग का। सबसे पहले आप जर्नल पे रिकॉर्ड करते हो, फिर आप लेजर पे आप क्लासिफाई करते हो, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस में समराइज कर देते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस को देखने के बाद ना, हम लोग ट्रायल बैलेंस को देख के हम लोग ट्रायल बैलेंस का चीज को दो टुकड़ों पे बांट देते हैं। कुछ चीजों से हम लोग प्रॉफिट या लॉस पता कर लेते हैं, कुछ चीजों से हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये हमारा टोटल अकाउंटिंग का प्रोसेस है। जबकि बुक कीपिंग क्या बोलता है कि मेरे अकाउंटेंट भाई, अगर आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आप रिकॉर्डिंग करके आप उसको क्लासिफाई कर देते हो, तो आप ये मत बोलना आप अकाउंटिंग करते हो, आप ये बोलना मैं बुक कीपिंग करता हूँ। अगर मेरी कंपनी पे मेरा अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट का काम बस इतना सा है कि वो खाली रिकॉर्ड करता है, जर्नल पे रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करता है, तो इसका मतलब वो अकाउंटिंग नहीं करता, वो बुक कीपिंग करता है। मैं नहीं बोल रहा, डेफिनेशन पे लिखा है, बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी। बुक कीपिंग एक एक्टिविटी है कंसर्न विद, जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाइंग करते हो फाइनेंशियल डेटा जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, बस। मतलब बुक कीपिंग का क्या मतलब हो गया कि आप खाली रिकॉर्ड करो और आप क्लासिफाई करो। हाँ, रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, ट्रायल बैलेंस तो बन गया। अब जो ट्रायल बैलेंस से जो काम स्टार्ट होगा वो होगा अकाउंटिंग का काम। क्योंकि देखो आज यूजर्स को अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो आपके जर्नल देख के डिसीजन नहीं ले पाएगा, आपका लेजर भी देख के डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसको तो भाई ये दो चीज से मतलब होगा ना कि पीएल का पार्ट क्या है, बैलेंस शीट का पार्ट क्या है। मुझे आप रिजल्ट बता दो पीएल से, मुझे आप बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन बता दो। मेरे यूजर्स को तो यही चाहिए। गांव दुनिया वाला जो जो मेरे कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होल्ड करता है, वो लोगों को तो यही चाहिए कि आप मुझे पीएल का स्टेटमेंट दे दो ताकि मैं रिजल्ट देखूं।
आप मुझे बैलेंस शीट स्टेटमेंट दे दो ताकि मैं फाइनेंशियल पोजीशन पता कर लूँ। उसको आपका जनरल लेजर से पता ही नहीं है, जनरल लेजर कोई देखने नहीं आएगा। बस जनरल लेजर क्या है, एक ट्रायल बैलेंस का बेस बना देता है। अगर हम लोग जनरल नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो लेजर नहीं बन पाएगा, लेजर नहीं बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाएगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे तो पीएल और बैलेंस शीट नहीं बन पाएगा। तो जनरल लेजर क्या है, जस्ट हमारा एक दरवाजा खोल देता है अकाउंटिंग का पार्ट करने के लिए। समझ रहे हो? अब आप बोलोगे तो चीटिंग है, अकाउंटिंग में लिखा था कि रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, लिखा था। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आप अकाउंटिंग कैसे करोगे? डेफिनेशन जो लिखा है अगर आप ध्यान से सोचोगे तो वो भी सही है। उसने लिखा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइज करते हो, ठीक है। जबकि अब बुक कीपिंग क्या बोलता है कि अगर आप खाली रिकॉर्ड करते हो, खाली क्लासिफाई करते हो, तो आप अकाउंटिंग नहीं करते, आप बुक कीपिंग करते हो। समझ आया? आपका काम सिर्फ इतना सा है कि जर्नल पे रिकॉर्ड करना, लेजर पे क्लासिफाई करना, इसका मतलब आप बुक कीपिंग करते हो। और आपका काम ये सब बाकी वाला काम है, मतलब आप समराइज करके आप उसको पीएल बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, तो इसका मतलब आप अकाउंटिंग करते हो। समझ आया? आओ देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो बुक कीपिंग का काम क्या है कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, बेसिक बेसिक बातें कलेक्ट करोगे तो ही ना जर्नल पे रिकॉर्ड करोगे, जर्नल पे रिकॉर्ड करोगे, है ना? है ना? पूरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवेंट एंड ट्रांजेक्शन विद फाइनेंशियल क्राइटेरिया, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, ये तो पता ही है, रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग का ये भी काम है कि स्टेटमेंट नोन एज ट्रायल बैलेंस, बुक कीपिंग का ये भी काम है ट्रायल बैलेंस। मतलब बुक कीपिंग का 3 काम है। आप जर्नल बना दीजिए, मतलब जर्नल पे रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर आप लेजर पे क्लासिफाइंग कर लीजिए, फिर आप ट्रायल बैलेंस बना लीजिए। मतलब बुक कीपिंग का 3 काम है। अगर आप ये 3 काम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, बुक कीपिंग कर रहे हो। लेकिन ट्रायल बैलेंस के अगर आप आगे का काम कर रहे हो, आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बना रहे हो, तो आप बैलेंस शीट बना, मतलब आप अकाउंटिंग कर रहे हो। यही तो। अब चलो हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस देख लें। पूरा आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज एन इनपुट फॉर अकाउंटिंग। अच्छा, ये क्या भारी बात बोल दिया भैया, बुक कीपिंग से मेरा क्या निकल के आया? बुक कीपिंग से क्या निकल के आया भैया? बुक कीपिंग से जर्नल निकल के आया, लेजर निकल के आया, ट्रायल बैलेंस निकल के आया। अब भैया मेरा आगे का अकाउंटिंग वाले पोर्शन पे क्या निकल के आया? पीएल, बैलेंस शीट, यही तो बोल रहा है जो बुक कीपिंग का आउटपुट है। मतलब अगर आपके पास बुक कीपिंग का डेटा नहीं हो तो आप अकाउंटिंग का पार्ट कर पाओगे क्या, ये बताओ? मैं तो बोलूंगा नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके पास बुक कीपिंग का डेटा नहीं हो तो आप अकाउंटिंग का काम नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप जर्नल पे रिकॉर्ड नहीं किए, लेजर पे रिकॉर्ड नहीं किए, सॉरी लेजर पे रिकॉर्ड होता है, आपने जर्नल पे रिकॉर्ड नहीं किया, लेजर पे क्लासिफाई नहीं किया, और ट्रायल बैलेंस में अगर समराइज नहीं किया, तो आप कैसे अकाउंटिंग का काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ये कितना अच्छा बात बोला कि हमारे बुक कीपिंग का जो भी आउटपुट होता है, मतलब बुक कीपिंग करके जो भी रिजल्ट आता है, वो हमारे अकाउंटिंग का इनपुट होता है। समझ आया? मतलब आपने बुक कीपिंग किया, बुक कीपिंग करके आपको जो मिला वो हमारे अकाउंटिंग का इनपुट हुआ। मतलब बुक कीपिंग करके आप जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस से जो भी आप पता किए, उसी के मदद से तो हम लोग अकाउंटिंग का काम करेंगे। समझ आ रहा है? यहाँ क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग ऑफ आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारे अकाउंटिंग का आउटपुट होगा, मतलब जो आपने अकाउंट, मतलब देखो बुक कीपिंग का जो भी आउटपुट हुआ उससे अकाउंटिंग को मदद मिला। अब हमारे अकाउंटिंग का जो आउटपुट होगा, ये पीएल बैलेंस शीट का बनवाने का मकसद ये था ताकि हमारे यूजर्स लोग को डिसीजन ले पाए कि मेरा कंपनी पे कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मेरा कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कितना है। तो यही बोल रहा है कि अकाउंटिंग का जो आउटपुट है उससे क्या होता है, उससे वेरियस पर्सन लोग अपना अपना जजमेंट क्रिएट करते हैं, और जिससे यूजर्स लोग, यूजर्स मतलब स्टेक होल्डर, जो कुछ ना कुछ पोजीशन होल्ड करते हैं, उन लोग को डिसीजन ले पाए। ठीक है। तो पहला डिफरेंस अपने को क्लियर है कि भैया जो हमारे बुक कीपिंग का आउटपुट है वो हमारे अकाउंटिंग का इनपुट है, और भैया हमारे जो अकाउंटिंग का आउटपुट है उससे हमारे यूजर्स लोग कुछ ना कुछ डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है। ये पूरा पर्पस ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का हमारा बस पर्पस इतना था, बुक कीपिंग में हम लोग करते क्या थे, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस। भैया बुक कीपिंग का इतना सा पर्पस है कि सिस्टमेटिक आप खाली रिकॉर्ड कर लो, सिस्टमेटिक आप रिकॉर्ड कर लो, कि भैया रिकॉर्ड अगर आप ढंग से करोगे तो ही ना आप उसको लेजर पे क्लासीफाई करोगे, तो ही ना आप ट्रायल बैलेंस समराइज करोगे।
आपका इतना काम आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते चलिए। जबकि हमारे अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है कि आप रिजल्ट पता करो, रिजल्ट आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, आपने ये पता करो। समझ आया? ठीक है, ये हमारे अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। फिर बोला बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, बुक कीपिंग तो फाउंडेशन है, क्योंकि आप अकाउंटिंग कहाँ से करोगे अगर आप आपने बुक कीपिंग नहीं किया तो। आपको अकाउंटिंग का काम करने के लिए पहले आपका बुक कीपिंग का तो पार्ट होना चाहिए। अगर आप बुक कीपिंग ही नहीं करोगे तो आप अकाउंटिंग तो नहीं कर पाओगे, आप जनरल लेजर ही नहीं करोगे तो अकाउंटिंग कहाँ से करोगे। इसलिए पूरा बुक कीपिंग क्या है, हमारे अकाउंटिंग का फाउंडेशन है। जबकि अकाउंटिंग को तो हम लोग एक बिजनेस का लैंग्वेज बोलते हैं। हाँ, देखो बुक कीपिंग में होता क्या, आप इतना सारा जनरल ले बना लिए, आप इतना सारा लेजर बना लिए, आपको इतना सारा मोटा मोटा आप बैठ के क्या कुछ पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। जबकि आप पीएल देख के आप कितना चीज पढ़ लोगे, हाँ पिछले साल मेरा लॉस इतना था, इस साल मैंने इतना का सेल किया, मेरा इस साल प्रॉफिट इतना हुआ। तो अकाउंटिंग क्या है ना, हमारे बिजनेस का एक लैंग्वेज है, जिसको देख के बहुत सारे यूजर्स लोग कुछ ना कुछ डिसीजन ले पाएंगे। बुक कीपिंग को देख के कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए खाली इतना सवाल बोला कि बुक कीपिंग हमारे अकाउंटिंग का फाउंडेशन है, जबकि अकाउंटिंग तो हमारे बिजनेस का एक लैंग्वेज है। कि बोला बुक कीपिंग इज कैरिड आउट बाय जूनियर स्टाफ। ऑब्वियसली जर्नल लेजर का काम है, अकाउंटिंग करने के लिए आपको एक्सपर्ट स्टाफ लगेगा, सीनियर स्टाफ लगेगा, जिसके पास प्रॉपर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हो। और हो सकता है वो आप भी हो फ्यूचर में एज अ कंपनी। अब बोला हमारे बुक कीपिंग का बस इतना सा ऑब्जेक्टिव रहा है कि आप समराइज कर लो, समराइज मतलब ट्रायल बैलेंस तक का काम कर लो। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग नॉट ओनली द बुक कीपिंग बट ऑल्सो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, और साथ साथ हमारे यूजर्स लोग के साथ क्या करना, कम्युनिकेटिंग। ठीक है, हमारे बुक कीपिंग का बस इतना सा काम है कि भाई आप समराइज करके छोड़ दो, और हमारे अकाउंटिंग का इतना काम है कि आप एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, और साथ साथ कम्युनिकेट भी कर दो। तो समझ आ गया? तो मैंने बस आपको बुक कीपिंग में इतना सा समझाया कि अगर आप जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस का काम कर रहे हो तो इसका मतलब आप बुक कीपिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर हम लोग डिफरेंस भी देख लिए कि भैया हमारे जो बुक कीपिंग का आउटपुट होता है वो मेरे अकाउंटिंग का इनपुट होता है, जबकि मेरे अकाउंटिंग का जो आउटपुट होता है उससे मेरे यूजर्स लोग को डिसीजन ले पाते हैं। बुक कीपिंग करने का हमारा पर्पस ये था कि आप सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते चलिए। अकाउंटिंग करने का मेरा प्रोसेस ये था कि आप रिजल्ट पता कीजिए, फाइनेंशियल पोजीशन पता कीजिए। बुक कीपिंग क्या है, हमारे अकाउंटिंग का फाउंडेशन है, क्योंकि आप बुक कीपिंग नहीं करोगे तो आप आगे का अकाउंटिंग का काम नहीं कर पाओगे। जबकि अकाउंटिंग को तो हम लोग एक बिजनेस का लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्योंकि भैया बुक कीपिंग देख के, जनरल लेजर देख के मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा मैं क्या डिसीजन लूँ। जबकि भैया अकाउंटिंग करने के बाद आप कुछ डिसीजन ले पाओगे कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, मेरा मार्केट पोजीशन क्या है, बहुत टाइप का हम लोग रेशियो एनालिसिस कर पाएंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 को है ना, हम लोग सीखेंगे भी रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में। बुक कीपिंग कौन करता है, मेरा जूनियर स्टाफ। अकाउंटिंग कौन करता है, सीनियर स्टाफ, जो कि एक्सपीरियंस होगा। मेरा बुक कीपिंग करने का इतना बस ऑब्जेक्टिव रहा है कि आप सारे ट्रांजेक्शन को समराइज करके ट्रायल बैलेंस तक ले आओ। और मेरा अकाउंटिंग करने का ये ऑब्जेक्टिव है कि आप एनालाइज करो, रिजल्ट को इंटरप्रेट करो, आप सबके साथ कम्युनिकेट करो। समझे? तो आज देखो, आज हम लोगों ने बहुत टाइम लगा के, लेकिन अच्छे से आज हम लोग सीखे कि क्या अकाउंटिंग है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या बुक कीपिंग है। उम्मीद आप लोग से यही रहेगा कि आप लोग खाली इसको अच्छे से पढ़िए। हम लोग आगे आगे वाले क्लास में भी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे और डिटेल में करेंगे, फिर हम लोग जर्नल का सम्स, लेजर का सम्स, ट्रायल बैलेंस का सम्स करके हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो तीव्र शक्ति सीरीज चल रहा है। हम लोग को कोई भी चीज लाइटली नहीं पढ़ना। जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे कि पहले बार पढ़ेंगे, लास्ट बार पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि 60 में से 55 अपने को लाना है अकाउंटिंग के पोर्सन में खाली। ठीक है, तो आप लोग से आज यही अलविदा लेता हूँ। मुझे पता है आज का क्लास छोटा सा हुआ, लेकिन क्या थ्योरेटिकल क्लास है। थ्योरेटिकल क्लास में मुझे भी मजा नहीं आएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपका सभी चैप्टर थ्योरी है। जेआईजीएल, कंपनी लॉ, एसबीआईएल, अगर बहुत ग्रुप दे रहे हैं तो और ज्यादा थ्योरी है। तो इसलिए मैं थ्योरी क्लास ज्यादा एक्सटेंड रखना नहीं चाहता, वरना वो ज्यादा आपके लिए मगिंग ऑफ हो जाएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इनमें आप भूल जाओगे। जब हम लोग सम्स करेंगे, सम्स का क्लास हम लोग लंबा लंबा करेंगे। ठीक है, लेकिन आज थ्योरी है तो आज मैं भी चाहता हूँ कि मैं आप लोग से अलविदा ले लूँ। चलिए, नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलता हूँ। ठीक है, बेटर बढ़िया लगे कमेंट कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।